माइक थोड़ा सा कनेक्ट करना जो इसमें इशू हो गया था. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टडीज नॉर्म. हमारे पास हम जो एज ऑलरेडी डिसाइडेड और आप तक जैसे कि मैसेज पहुंचा था कि हम आज से कंप्यूटर्स की एमसीक्यू के जो हैं सेशंस वो स्टार्ट करने वाले हैं एवरीडे लाइव एट यूट्यूब 10 बजे एक्सेप्ट ऑन संडेज. ठीक, तो हमने जो आप तक मैसेज पहुंचाया था एंड वी नोटिफाइड एवरी वन ऑफ यू कि ये एमसीक्यूज जो हैं जो हम आपके पास लेके आ रहे हैं ये लेटेस्ट जेके एसएसबी के पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये इस तरीके से हैंड क्राफ्टेड है कि आपके जेके एसएसबी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जैसे आपके पास पीएसआई का है, आपके पास कांस्टेबल का है, आपके पास फाइनेंस का है, फीमेल सुपरवाइजर का है एंड जो फ्यूचर में आपके पास आने वाले होंगे. तो आप क्या करेंगे, इन जितने भी एग्जाम्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है खुद की प्रिपरेशन को और रेडी करने के लिए, खुद की प्रिपरेशन को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, सो दैट आपका जो एक अप्रोच है जेके एसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न को उसको समझने के लिए आपके लिए जो है मेथडोलॉजी जो है वो इजी हो जाए. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. और ये जो एमसीक्यूज हैं ये पूरे सिलेबस में से कवर किए जाएंगे. ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का उठा के उस दिन उस टॉपिक का एमसीक्यू कराया जाएगा. इट विल बी ए जनरल सिलेबस कवर्ड एवरी डे. तो आज हम अपना पहला सेट स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए. हमारी स्टडी नॉर्म्स ऐप पे आप लोगों के लिए सारे के सारे ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनकी पोस्ट निकली हुई हैं और फ्यूचर में भी अपकमिंग जिनकी पोस्ट आने वाली होंगी, जिनके लिए आप इंटरेस्टेड होंगे, जिनके आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी. आपके पास फाइनेंस का है, आपके पास जेके पुलिस का है, फीमेल सुपरवाइजर का है, एएसटीओ का जिसका सिलेबस आ गया और उसका भी आगे आपके पास कोर्स हमारे ये पे ऐप पे अवेलेबल है. तो विद ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड and let's begin with the first MCQ of this very beautiful series and with the first MCQ of today. Okay, so here we go. पहला क्वेश्चन है, which statement most accurately distinguishes a computer from a general purpose electronic calculator? कहता है कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक कंप्यूटर है और एक जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है. इन दोनों में कौन सी चीज है जो डिस्टिंग्विश करती है इन दो चीजों से? कौन सा फैक्टर है जो इन दो चीजों को आपस में डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट करता है? चलिए, पहला, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म ओनली अरिथमेटिक ऑपरेशंस. नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं है. कंप्यूटर जो है वो सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं करता है, कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है. कंप्यूटर और भी बहुत सारे ऑपरेशंस करता है. तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है. अ कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट बोले तो एक स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन, एक ऐसी इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड जो कंप्यूटर को दी हुई है उसको एग्जीक्यूट करना मतलब उस पर काम करना. तो एक कंप्यूटर स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, एग्जैक्टली करता है. क्यों करता है? टू प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा. डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा जो हमारे पास है, जो हमने कंप्यूटर को एज इनपुट दिया हुआ है, उसको प्रोसेस करने के लिए वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट करता है. ये ऑप्शन तो करेक्ट है. कंप्यूटर ऐसा करता है, कैलकुलेटर ऐसा नहीं कर पाता. कैलकुलेटर जो है वो डिफरेंट, बोला क्या है, जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर. जनरल पर्पस जो बस कैलकुलेशंस के लिए काम आता है, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फीड नहीं कर सकते. उसमें आप मोस्टली अल्फाबेटिकल डेटा फीड नहीं कर सकते. उसमें आप न्यूमेरिकल डेटा के अलावा कोई और डेटा डाल नहीं सकते. तो ये जो है आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मेजर टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन? कह रहा है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस है जो करेक्टली रिप्रेजेंट करता है मेजर टेक्नोलॉजिकल बेसिस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन. आपको अच्छे से मालूम होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जैसे इवॉल्व हुए हमारे पास, फर्स्ट जनरेशन जिसमें हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स थे, सेकंड जनरेशन जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स थे, थर्ड जनरेशन जिसमें हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स थे, फोर्थ जनरेशन जिसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स थे, एंड देन करंटली जिसमें अभी हम चल रहे हैं दैट इज फिफ्थ जनरेशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये दो चीजें हैं.
ठीक है, क्लासेस में हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है डिस्कस की हुई हैं। अभी हम एमसीक्यू सेशंस लेके आए हैं, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम विल स्ट्रिक्टली स्टिक टू आवर क्वेश्चंस। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर है एज पर द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स? तो देखिए, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब ये वाले दो ऑप्शंस में है, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के बाद आपके ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स भी अगेन आपके पास इन दो में है। एक सेकेंड, ट्रांजिस्टर्स भी आपके पास इन दो ऑप्शंस में है, ठीक है। लेकिन वैक्यूम ट्यूब के बाद सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यहां पे आ रहा, तो ये फर्स्ट जनरेशन है, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, आईसी थर्ड जनरेशन और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपके पास ये है, करेक्ट आंसर आपके पास ये है, ठीक है। चलिए, और अगर इन केस यहां पे फिफ्थ जनरेशन का भी बोला होता तो आप लोग क्या करते? आप लोग एआई और एमएल मेंशन कर देते, या उन्होंने अगर ऑप्शंस में डाल दिया होता तो आप लोग माइक्रो प्रोसेसर्स के बाद एआई और एमएल भी मेंशन कर देते। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनालिटिकल इंजन proposed by Charles Babbage is historically significant mainly because एनालिटिकल इंजन पहला प्रपोज्ड कंप्यूटर था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, और चार्ल्स बेबेज को इसीलिए फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, सिर्फ इसलिए क्योंकि ही डेवलप्ड एनालिटिकल इंजन। अब ये एनालिटिकल इंजन की क्वालिटीज़ क्या थी? ये मैकेनिकल था। जस्ट ए सेकेंड, चलिए, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था कि पहला एनालिटिकल इंजन बनाया था, और ये पहला एनालिटिकल इंजन जो था ये क्या था? इसकी क्वालिटीज़ क्या थी? ये मैकेनिकल था। मैकेनिकल बोले तो मैकेनिकल नेचर में था। मैकेनिकल नेचर का क्या मतलब है? इसमें गियर्स एंड पुलीज थे, गियर्स एंड पुलीज थी, गियर्स एंड पुलीज लगी हुई थी। और इन्हीं, ऐसा नहीं है कि आपके पास कीबोर्ड था और कीबोर्ड से आप जो है डेटा डाल देते, आपके पास माउस था तो माउस की वजह से आप इसको जो है ड्राइव करते, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके पास मैकेनिकल एक मशीन थी जिसमें गियर्स लगे हुए थे, पुलीज लगे हुए थे, और उसी को नाम दिया गया था एनालिटिकल इंजन। और बनाया किसने था? चार्ल्स बेबेज ने। दैट्स व्हाई चार्ल्स बेबेज इज फेमसली नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो क्वेश्चन है कि इस एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया, ये सिग्निफिकेंट क्यों था? वॉज इट बिकॉज इसमें पहला ट्रांजिस्टर लगा था? नहीं। अभी हमने देखा कि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आए, ट्रांजिस्टर्स जो हैं सेकंड जनरेशन में आए थे। अगर ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आए थे तो वो एनालिटिकल इंजन में तो हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एनालिटिकल इंजन जो है ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहा होगा। भाई, जो पहला कंप्यूटर होगा वो तो फर्स्ट जनरेशन का रहेगा, तो एनालिटिकल इंजन फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहा होगा, तो पहला ऑप्शन गलत है। इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ अ प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। अब मैंने आपसे कहा कि जो एनालिटिकल इंजन था ये मैकेनिकल था, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल होने के साथ साथ कंप्यूटर कहलाया जा रहा था, तो प्रोग्रामेबल तो होगा ही, प्रोग्रामेबल तो होगा ही। तो इसीलिए हमने ऑप्शन बी पे करेक्ट करना है, क्योंकि ये पहला कंप्यूटर था बिकॉज इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर भी नहीं था ये, क्योंकि अगर मैकेनिकल था तो डिजिटल तो हो नहीं सकता। और यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स थर्ड जनरेशन में आए। अगेन ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये बी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच कीजिए कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, ठीक है, कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। ये यहां पे ऐसे जाएगा, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब वॉज इट अ पार्ट ऑफ फोर्थ जनरेशन? बिल्कुल भी नहीं। वैक्यूम ट्यूब जो है
वो फर्स्ट जनरेशन में थे। इसका मतलब 1 के साथ आर आएगा। 1 के साथ आर कितने ऑप्शंस में है? एक ही ऑप्शन में है, तो आप इसको करेक्ट कर देंगे। रिपीट करता हूँ, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स और फोर्थ जनरेशन में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स। अगर मेंशन किया हो तो फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द सीपीयू? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, जिसको हार्ट ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, या इन अदर वर्ड्स सीपीयू ही कंप्यूटर है। ठीक है, सीपीयू ही कंप्यूटर है। तो इनमें से, इन ऑप्शन में से इसकी बेस्ट डेफिनेशन क्या है? अ डिवाइस यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर परमानेंट डेटा स्टोरेज। भाई एक बात याद रखो, सीपीयू में कोई भी डेटा स्टोरेज जो है वो परमानेंट नहीं होता। सीपीयू में कोई भी डेटा स्टोरेज परमानेंट नहीं होता। जितना भी डेटा स्टोरेज होता है सीपीयू में वो टेम्परेरी होता है। यह हमने क्लासेस में पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल्स में। सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं, रैम होती है जो डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है, परमानेंटली स्टोर नहीं करती। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। बी, द कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस। भाई सीपीयू का काम है इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना, ये तो सही है। एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, और ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब जो आपने कमांड्स दी है, फॉर एग्जांपल आपने डेटा दिया और बोला कि इसको ऐड कीजिए, तो अब वो ऑपरेशंस को प्रोसेस करेगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, द कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोलिंग प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। अच्छा, बाय द वे नेक्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या है भाई? पेरिफेरल का मतलब है एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन उसको हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है काम निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड। अब कीबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने कंप्यूटर के साथ उसको कनेक्ट किया है सो दैट मैं इनपुट जो है आराम से डाल सकूं। प्रिंटर है, प्रिंटर कंप्यूटर का पार्ट नहीं है, बट मैंने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है सो दैट मैं इजीली प्रिंट आउट्स ले सकूं। तो ये डिवाइसेस क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस। तो क्या सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस है? नहीं, सीपीयू तो खुद कंप्यूटर का कोर है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। और ऑब्वियसली जब बी ऑप्शन करेक्ट है तो आपके बाकी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट रॉन्ग हो जाएंगे। चलिए एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए कि हमारे पास स्टडी नॉर्म्स ऐप पे इन सब कोर्सेज की टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इन सब ऑलमोस्ट इनके एग्ज़ाम्स जो हैं, एग्ज़ाम डेट्स नोटिफाई की गई हुई हैं, हम कपल ऑफ मंथ्स मोस्ट प्रोबेबली। तो आप खुद को जो है, खुद की लर्निंग को जो है मॉक्स लगा के और टेस्ट सीरीज़ लेके और ज़्यादा जो है उसको रेक्टिफाई और एनहेंस कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इन लोगों को जो है एक्सेस ले लो इन लोगों। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। अब देखिए सीपीयू बताया मैंने आपको, मान लीजिए ये एक सीपीयू है, इसमें आपका यहां पे कंट्रोल यूनिट होगा, यहां पर आपका अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होगा, और यहां पे आपका रजिस्टर्स होगा। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम 90% ऑफ सीपीयू, 90% ऑफ सीपीयू, और जो है कोऑर्डिनेशन, कौन सा काम? कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन बोले तो कौन सी इंस्ट्रक्शन को लाना है, किस इंस्ट्रक्शन को भेजना है, किस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है, किस इंस्ट्रक्शन को डिलीट करना है, किस एड्रेस बस को कॉल करना है, किस एड्रेस बस को वापस भेजना है, कौन से मेमोरी में डालना है, किस मेमोरी से निकालना है, किस इंस्ट्रक्शन को रोक के इस टाइम पे भेजना है, किस इंस्ट्रक्शन को डिले करना है, किस इंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू करना है, ये सारे का सारा काम कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट का काम है कंट्रोल करना इंस्ट्रक्शंस को, डेटा के फ्लो को, ठीक है, मेमोरी के ऑर्डर को, तभी इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का बेस्ट फंक्शन इनमें से क्या है? इट परमानेंटली स्टोर्स द यूजर फाइल। मैंने आपको अभी बताया सीपीयू में कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का ही पार्ट है, तो कोई भी डेटा परमानेंटली स्टोर
नहीं होगा। और कंट्रोल यूनिट का स्टोरेज के साथ कोई लेना देना नहीं है। स्टोरेज का लेना देना आपका रजिस्टर्स के साथ है। जितना भी डेटा जाता है वो रजिस्टर्स में स्टोर होता है, कंट्रोल यूनिट में स्टोर नहीं होता। स्टोरेज के साथ ये कोऑर्डिनेट जरूर करेगा लेकिन खुद में स्टोर नहीं करेगा, स्टोर करवाएगा रजिस्टर्स में। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। इट परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशंस। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस ये भी नहीं करता कंट्रोल यूनिट। अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इसका काम है, तभी इसको बोलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। इट कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये काम है कंट्रोल यूनिट का। ये कोऑर्डिनेट करता है, जैसे मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेशन का काम करता है, और इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन का काम करता है। कोऑर्डिनेशन और इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन का काम करता है, और यही कंट्रोल यूनिट का काम जो है उसका क्रक्स है, उसका निचोड़ है। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ इसका कोई लेना देना तो वैसे भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी मेमोरी। अब ये प्राइमरी मेमोरी क्या चीज है? प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी है जो पार्ट ऑफ सीपीयू हो, पार्ट ऑफ सीपीयू हो, जो पार्ट ऑफ सीपीयू उसको प्राइमरी मेमोरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल, कभी अगर एग्जांपल आपसे पूछें, रजिस्टर्स, रैम, रोम, ये सब प्राइमरी मेमोरीज हैं। ठीक है, चलिए, बोल रहा है कि प्राइमरी मेमोरीज में से इनमें से स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स को सेलेक्ट करिए। ठीक है, पहली स्टेटमेंट, रैम इज जनरली वोलेटाइल। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहा है रैम जो इज जनरली वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है टेम्परेरी। इसमें डेटा स्टोर करेंगे, थोड़ी देर तक स्टोर रहेगा। मैं जैसे ही लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ कर दूंगा, पावर ऑफ कर दूंगा, डेटा उड़ जाएगा। तो कहता है रैम इज जनरली वोलेटाइल, रैम टेम्परेरी है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, रैम टेम्परेरी होती है। रोम रीड ओनली मेमोरी इज जनरली नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट, ये इनका दूसरा नाम है। इसमें मैंने डेटा एक बार डाल दिया तो अब इसमें डेटा रहेगा, चाहे मैं कंप्यूटर को ऑफ करूं या ना करूं। तो कहते हैं रोम इज जनरली नॉन वोलेटाइल। हमने क्लासेस में पढ़ा है कि रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी ही होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। रैम रिटेन्स इट्स, रिटेन बोले तो अपने पास रखना। रैम रिटेन्स इट्स कॉन्टेंट्स व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर इज रिमूव्ड। पावर को रिमूव कर दिया, रैम उसके बाद भी डेटा रखेगा नहीं। ये तो टोटली अपोजिट है इसके। रैम वोलेटाइल है, मतलब पावर ऑफ कर दो डेटा गया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। लास्ट है, प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू फॉर एक्टिव प्रोसेसिंग। एग्जैक्टली, सीपीयू जो है, जैसे मैंने आपको यहां पे बताया कि सीपीयू में जो ये रजिस्टर्स हैं ये प्राइमरी मेमोरी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हो, मेन मेमोरी भी बोल सकते हो। प्राइमरी मेमोरी भी और मेन मेमोरी भी। तो ये डायरेक्टली, और इसके अलावा रैम भी होती है। यहां पे रैम होगा, रोम होगा, कभी कभी कैशेज होते हैं। ठीक है, तो सीपीयू इन प्राइमरी मेमोरीज के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट टच में होता है, ताकि ऑपरेशंस जो हैं वो इजी हो जाएं, क्योंकि इनकी स्पीड, इन मेमोरीज की स्पीड बहुत तेज होती है। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4। चलिए, मैच द फॉलोइंग। ALU, ALU क्या काम करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स। तो ये ऑब्वियसली क्या काम करेगा? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करेगा। 1 का Q, तो 1 का Q एक ही में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये काम तो मैंने आपको समझा दिया। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा? इंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन, और रैम और सेकेंडरी स्टोरेज तो आपको मालूम है। चलिए, विच कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में आ गई आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है भाई, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गई। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर? भाई, दो पेरिफेरल डिवाइसेस मैंने आपको समझाए, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक टर्म है हार्डवेयर और एक टर्म है सॉफ्टवेयर।
एक आपके पास एक टर्म है हार्डवेयर और एक टर्म है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जिसको मैं फिजिकली टच कर सकता हूं एंड देख सकता हूं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर है जिसको मैं फिजिकली ना तो टच कर सकता हूं ना तो देख सकता हूं, ठीक है। तो हार्डवेयर जो है उसको मैं फिजिकली देख भी सकता हूं, टच भी कर सकता हूं। एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास एक पेन ड्राइव है और आपने अपने पेन ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने क्या किया बेटा, अपने पेन ड्राइव में नॉर्टन एंटीवायरस इंस्टॉल किया है। अब पेन ड्राइव को आप हाथ में पकड़ भी सकते हो और देख भी सकते हो, ठीक है। तो पेन ड्राइव आपका हार्डवेयर है, पेन ड्राइव आपका हार्डवेयर है। लेकिन पेन ड्राइव के अंदर जो आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ है वो तो ना तो आप देख सकते हो ना उसका कोई डायरेक्ट फिजिकल एक्सेस आपके पास है उस नॉर्टन एंटीवायरस का। तो वो नॉर्टन एंटीवायरस जो है वो सॉफ्टवेयर हो जाएगा और पेन ड्राइव आपका हार्डवेयर हो जाएगा। तो कह रहा है कि हार्डवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, बस ये जो मैंने आपको बताया ऑप्शन में से ढूंढ लो, यही इसकी डेफिनेशन है। अब कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, नहीं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है। द फिजिकल एंड टेंजिबल, भाई ये जो है फिजिकली टच एंड सी, इसी को टेंजिबल बोलते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको मैं देख भी सकता हूं और जिसको मैं टच भी कर सकता हूं। तो फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, यही आपके हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है भाई। तो आपके हार्डवेयर्स क्या होते हैं, जिनको आप फिजिकली देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट्स डेटा फ्रॉम इंफॉर्मेशन। डेटा और इंफॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है इन ऑप्शन में से, थोड़ा सा डेटा और इंफॉर्मेशन समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टूडेंट को 5 नंबर्स दिए, 10, 13, 18, 19 एंड 20। मैंने ये 5 नंबर्स एक स्टूडेंट को पकड़ा दिए, ठीक है। अब जब मैंने उसे नंबर दिए और नंबर्स के अलावा मैंने उसे कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला कि भाई इसके साथ क्या करना है, उसने नंबर्स लिए, दैट्स इट। अब वो बेचारा कंफ्यूज है कि मैं नंबर्स के साथ क्या करूं, उसके लिए इन नंबर्स की कोई सेंस नहीं है। ही इज जस्ट कंफ्यूज कि मैं नंबर्स के साथ क्या करूं, दीज नंबर्स मेक नो सेंस टू हिम। तो इसका मतलब है एक ऐसा फैक्ट जो मैंने उसे दिया जिसकी अभी कोई सेंस नहीं है, इस फैक्ट को बोलते हैं, इस इनपुट को बोलते हैं डेटा, ठीक है। इस इनपुट को क्या बोलते हैं, डेटा। लेकिन जब डेटा देने के साथ मैं कमांड भी दूं, अब मैं स्टूडेंट को बोलूं इन नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो वो क्या करेगा, 10, 13, 18, 19, 20 उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल देगा। और कमांड के साथ अब सेंस बनी कि भाई नंबर्स तो आए थे, इनपुट तो आया था। अब कमांड जब दी गई, इंस्ट्रक्शन जब दी गई, तो उसे पता चला कि अब क्या करना है, मतलब एक सेंस आई डेटा में, उस इनपुट में एक सेंस आई। तो जब उस इनपुट में एक सेंस आई जिसकी वजह से रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा क्या है, सेंसलेस मीनिंगलेस फैक्ट्स, और इंफॉर्मेशन क्या है, जब उस मीनिंगलेस फैक्ट को प्रोसेस किया जाए इंस्ट्रक्शन के साथ, तो जो रिजल्ट्स निकलेंगे वो इंफॉर्मेशन है। तो बस यही ऑप्शन में ढूंढ लो। डेटा इज ऑलवेज मीनिंगफुल, नहीं, ये तो उल्टा बता रहा है। डेटा तो मीनिंगलेस होता है, इंफॉर्मेशन जो है वो मीनिंगफुल होती है। डेटा रेफर्स टू प्रोसेस्ड रिजल्ट्स, नहीं, डेटा तो रॉ डेटा है, रॉ इनपुट है जो मैं दे रहा हूं। डेटा रिप्रेजेंट्स रॉ फैक्ट्स while information is data processed into a meaningful form। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। भाई कह रहा है कि कंप्यूटर्स इवॉल्व हुए और उनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दी उनको कंसिडर करो। विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट्स चुनिए। पहला ऑप्शन, ट्रांजिस्टर्स जनरली कंज्यूम्ड लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब्स। देखिए ये ट्विस्टेड स्टेटमेंट्स है, मतलब इस एक स्टेटमेंट को समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज, वैक्यूम ट्यूब किस जनरेशन में था, सेकंड, ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन में थे, ठीक है, और थर्ड, जब एवोल्यूशन होगा, एक जनरेशन से हम आगे दूसरे जनरेशन में जाएंगे, तो क्या पावर कंजप्शन कम होगा या पावर कंजप्शन ज्यादा होगा। ये 3 कंसेप्ट आपको होने चाहिए,
तब जाके आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे। तो इस लेवल पे जेके एसएसबी अभी क्वेश्चंस डाल रहा है, ठीक है। गॉन आर द डेज जब वो पूछता था कि भाई वैक्यूम ट्यूब्स किस जनरेशन के हैं, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स किस जनरेशन के हैं। अब वो ऐसे स्टेटमेंट्स डाल रहा है कि आपको एक ही स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मालूम है वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में था, ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में थे, और आपको यह भी पता है कि जब हम इवॉल्व करते हैं, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, तो हमारे पास इक्विपमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ज़्यादा एफिशिएंट होने का क्या मतलब है, वो ज़्यादा काम करता है लेकिन कम पावर में, कम एनर्जी लेके ज़्यादा काम करता है। भाई आज से बहुत साल पहले जाओ तो आप देखिए फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स कितने बड़े बड़े होते थे और उनकी स्पीड इतनी कम हुआ करती थी और पावर कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब कंप्यूटर्स छोटे होते जा रहे हैं, स्पीड बहुत तेज होते जा रही है और पावर कंजप्शन बहुत कम होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी जैसे इवॉल्व करेगी पावर कंजप्शन कम होगी। तो कहता है ट्रांजिस्टर्स कंज्यूम्ड लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में थे और एवोल्यूशन के साथ पावर कंजप्शन कम ही होगी। सेकंड, इंटीग्रेटेड सर्किट्स अलाउड मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू बी प्लेस्ड ऑन अ सिंगल चिप। भाई इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब ही यही है कि आपके पास एक सिंगल चिप है, उस पे आपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स डाले हुए हैं। आपने रेजिस्टर डाला हुआ है, ट्रांजिस्टर्स डाले हुए हैं, आपने कैपेसिटर्स डाले हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है और फाइनली एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया हुआ है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ही है सिंगल चिप पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड है द इन्वेंशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। तो भाई ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि जब माइक्रो प्रोसेसर आए, माइक्रो प्रोसेसर्स किन जनरेशन में आए? फोर्थ जनरेशन में। तो माइक्रो प्रोसेसर्स आने के बाद, माइक्रो प्रोसेसर दो वर्ड्स हैं, माइक्रो एंड प्रोसेसर। माइक्रो मतलब छोटा। जब प्रोसेसर्स छोटे होते गए साइज में तो हमारे पास क्या हुआ? माइक्रो प्रोसेसर्स जब आए, जब प्रोसेसर छोटे होते गए तो हमारे पास ऑब्वियसली कंप्यूटर के साइज छोटे हो जाएंगे। जब कंप्यूटर के साइजेस छोटे हो जाएंगे तो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स एवोल्यूशन में आएंगे, ठीक है। कहाँ पहले कंप्यूटर्स चार्ल्स बेबेज का बनाया हुआ वो इतना बड़ा, फिर उसके बाद के कंप्यूटर्स इतने बड़े बड़े, ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और बाकी कंप्यूटर्स। लेकिन जब प्रोसेसर्स का साइज छोटा होता गया, माइक्रो प्रोसेसर्स जब डेवलपमेंट में आए तो कंप्यूटर के साइज छोटे होते गए और हमारे पास we were able to get computers on our laps, on our hands, which were further known as personal computers। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कंप्लीटली एलिमिनेटेड द नीड फॉर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। एलिमिनेटेड मतलब हटा देना। तो क्या फोर्थ जनरेशन में सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को हटा दिया गया? नहीं, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी तो अभी करंटली फिफ्थ जनरेशन में भी यूज हो रही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर में आएगा आपका 1, 2 एंड 3। करेक्ट पूछा है ना, तो 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो इनकरेक्टली मैच्ड है? भाई इस चीज को ना बड़े अच्छे से नोटिस करना। करेक्टली, इनकरेक्टली, डू नॉट, ठीक है, डज नॉट या डू या डज। क्वेश्चन पेपर में इन चीज़ों को बहुत वहाँ, क्योंकि बंदा फ्रस्ट्रेटेड होता है, स्ट्रेस में होता है, ऑलरेडी उसे टेंशन पड़ी होती है, तो इनकरेक्टली को करेक्टली कर देगा, पढ़ लेगा इनकरेक्टली लेकिन नीचे करेक्ट ऑप्शन चूज कर लेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को इस चीज ना अच्छे से एनालाइज कीजिए। हमने इनकरेक्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट ऑप्शंस हमने देखने हैं। ENIAC, ENIAC की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर पहला कंप्यूटर था, कौन सा? डिजिटल। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया गया था वो ENIAC था। ये ऑप्शन बिल्कुल जो है आपके पास करेक्ट है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यूनिवैक 1 इसका मतलब है यूनिवर्सल, यूनि बोले तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल कंप्यूटर, ठीक है। तो ये पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कमर्शियली बनाया गया था। तो ये भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ने पहला एनालिटिकल इंजन बनाया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर IBM PC ने बनाया, नहीं, IBM PC बहुत बाद में आई पिक्चर में।
पहला वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर तो यही था, चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इनकरेक्ट ये है। इनकरेक्ट अगर ये है, ऑप्शन में हमने इनकरेक्ट चूज करना है, ऑप्शन में हमने इनकरेक्ट चूज करना है, तो ऑप्शन में जब इनकरेक्ट चूज करना है तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, चलिए, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। आप पहले उस वर्ड पे जाइए जिसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से मालूम है। हार्डवेयर की डेफिनेशन आपको मालूम है, एक ऐसा कंपोनेंट जो टेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जो फिजिकली देखा जा सके और टच किया जा सके। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, फिजिकल कंपोनेंट, तो हार्डवेयर। 3 के साथ पी आ जाएगा, तो 3 के साथ पी कहाँ पे है, एक ही में है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए, Which of the following most accurately represents the basic function cycle of a computer? भाई एक चीज याद रखो, जो फंक्शनल साइकिल है कंप्यूटर का वो है आईपॉस। आईपॉस, आईपॉस बोले तो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये बेसिक इनपुट, सॉरी बेसिक फंक्शनल साइकिल है किसी भी कंप्यूटर का। किसी भी कंप्यूटर का बेसिक फंक्शनल साइकिल क्या है, आईपॉस। वो इनपुट लेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट करेगा जो रिजल्ट्स होंगे, और फिर जब ज़रूरत होगी तो उसे स्टोर भी करेगा। ठीक है, तो आईपॉस यहाँ पे कहाँ पे है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ENIAC यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने आपको बुलाया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, पहला डिजिटल कंप्यूटर था। जब पहला था तो फर्स्ट जनरेशन का होगा, फर्स्ट जनरेशन का होगा तो वैक्यूम ट्यूब तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। हमने बाय द वे करना है क्या, विच ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट को चूज करना है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ट्रांजिस्टर्स रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स इन सेकंड जनरेशन, ये भी करेक्ट है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स आए, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स ने रिप्लेस कर दिया। इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर ए डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ थर्ड जनरेशन, ये भी करेक्ट है। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। माइक्रो प्रोसेसर्स वर ए डिफाइनिंग टेक्नोलॉजी ऑफ फोर्थ जनरेशन, ये भी करेक्ट है। तो आपके पास ऑप्शंस क्या आ जाएंगे, स्टेटमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए, अ कंप्यूटर सिस्टम रिसीव्स रॉ एग्जामिनेशन स्कोर्स। अब देखिए, बोलता है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है, उसने रिसीव बोले तो इनपुट, क्या किया, इनपुट मिला उसको, पहले डेटा इनपुट दिया गया, बच्चों के मार्क्स थे, किसी एग्जाम, कोई एग्जाम हुआ होगा, उसके मार्क्स डाले गए, वो इनपुट था। स्टोर्स देम, स्टोर मतलब फिर स्टोरेज हुआ, इनपुट के बाद स्टोरेज हुआ। कैलकुलेट्स एवरेजेस, एवरेज कैलकुलेट किया, कैलकुलेट मतलब प्रोसेस किया, कैलकुलेट मतलब प्रोसेस किया। एंड डिस्प्लेज द फाइनल रिजल्ट, डिस्प्ले मतलब आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर का बेसिक फंक्शनल साइकिल होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। लेकिन यहां पे हमारे पास एक पर्टिकुलर सिनेरियो बना के दिया गया है कि कंप्यूटर को इनपुट दिया गया, फिर उसने स्टोर किया, फिर उसने कैलकुलेट किया, और फिर उसने क्या किया, डिस्प्ले किया। तो हमारे पास यहाँ पे जो सीक्वेंस बना वो है इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट। तो इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेस और आउटपुट। तो ये आज हमारे 20 MCQs थे आज के। ठीक है, सिंस ये हमारा पहला सेशन था तो हमने सिर्फ टॉपिक्स के इंट्रोडक्शंस को लाया था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मंडे को जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, जो हमारा सेट 2 होगा, वो और एडवांस होगा, और इसी तरीके से हम जो है अपने MCQs, अपने क्वेश्चंस का लेवल अप करते जाएंगे, एंड आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम इट. So see you in our next class. Till then,